हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री। मैं हूं आप सबके साथ सरिता सिंह और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो बेसिकली हमारा होगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अभी ये बुक डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। इसका फर्स्ट चैप्टर है और ये बुक है अरिहंत की नो योर स्टेट हरियाणा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राचीन इतिहास है जो हरियाणा का वो क्या है। अब एक क्वेश्चन बड़ा पेचीदा सा मन में उठता है कि हरियाणा बना तो 1966 में है, तो इसकी हिस्ट्री कैसे हो गई, वो भी इतनी पुरानी प्राचीन हिस्ट्री। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हरियाणा पहले पंजाब का पार्ट था जो कि 1 नवंबर 1966 में, लास्ट वीडियो में वो मैंने मिस प्रिंटिंग हो गई थी कुछ, वो 1996 हो गया था जबकि वहाँ पे 1966 है। तो एक बार वो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा अपना। और एक और है जो लास्ट वीडियो में बच्चे कन्फ्यूजन पूछ रहे हैं, एक है लड़का नितांत, पूरा नाम मुझे नहीं पता। नितांत बोल रहा है कि जैसे हरियाणा के बॉर्डर की बात की है कि जो इसके किस किस स्टेट से बॉर्डर लगते हैं। मैंने बताया था यहाँ से पंजाब लगता है, यहाँ से राजस्थान लगता है हमारा, यहाँ से यूपी लगता है और यहाँ से लगता है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि उत्तराखंड का जो बाउंड्री है वो हमारे उत्तराखंड से लगती है या नहीं है। वैसे मैंने कई जगह पे ये चीज़ सर्च की है और एक जगह पे आया है कि जो उत्तराखंड की बाउंड्री है वो हरियाणा से 11 किलोमीटर तक टच करती है। तो मैं कंसिडर में लूँगी कि हाँ उसकी बाउंड्री टच करती है हरियाणा को, जब तक इट इज़ नॉट येट डिसाइडेड कि वेदर इट टचेज द बाउंड्री और नॉट, बट हम कंसिडरेशन में लेंगे कि हाँ टच करती है इसकी बाउंड्री, क्योंकि बुक में भी दिया है और हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली बुक। बात ये नहीं है सही और गलत नॉलेज क्या है, बात ये है कि मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोग ना भी बोल रहे हैं और बहुत सारे बोल रहे हैं हाँ, तो हम कंसिडरेशन में लेंगे हाँ कि हाँ टच करती है बाउंड्री। ठीक है, तो अभी हम बोलेंगे कि यहाँ से बेसिकली हमारी उत्तराखंड टच करती है। ठीक है, और जिसको ना ऑप्ट करना है वो ना ऑप्ट करिए, जिसको हाँ ऑप्ट करना है वो हाँ ऑप्ट करिएगा। ठीक है, वो तो अब एग्ज़ाम बता देगा आगे कि ठीक है या नहीं है गलत। ठीक है, तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। अब बात कर दी मैंने वही कि हरियाणा बना तो 1966 में है, 1 नवंबर 1966। तो इसकी एंशिएंट हिस्ट्री हो कैसे गई? तो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री से मतलब है हमारा कि प्राचीन ऐसी जगहें जो हिस्ट्री से हमारी संबंध खाती है, मतलब जिनका संबंध है हमारी प्राचीन किससे, इतिहास से। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, प्राचीन इतिहास किसका, हरियाणा का। ठीक है, अब पहले ये पढ़ते हैं हम। The history of Haryana can be traced from various sources like mythological sources, archaeological sources, monetary sources and so on। मतलब जो भारत का इतिहास है, ठीक है, वो विभिन्न स्रोतों से मिलता है हमें, उसके सोर्सेज बहुत सारे हैं। अब जैसे हम पूछें कि हमें पता कैसे लगता है कि ये जगह है जो हरियाणा की पहले इतिहास में यहाँ पे कुछ घटित हुआ था, या फिर ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हमें पाए जाते हैं कि प्राचीन लोग हरियाणा के इन हिस्सों में रहे हैं। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि इन सोर्सेज से हमें पता लगता है, मॉनेटरी सोर्सेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए और माइथोलॉजिकल सोर्सेज हो गए हमारे, जिनसे हमें पता लगता है कि प्राचीन जो लोग थे वो हरियाणा के किन किन हिस्सों में रहते थे, वो कैसे रहते थे, क्या क्या उनका खान पान था, मतलब किस तरह का उनका जो लाइवलीहुड था, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास जो हरियाणा का है उसमें। ठीक है, तो सोर्सेज मैंने आपको बता दिया है, पौराणिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है और मौद्रिक स्रोत है, इनसे हमें पता लगता है हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ हरियाणा अगर पूछे हमसे ऐतिहासिक स्रोत कौन से, अब मैंने बताया माइथोलॉजिकल सोर्सेज, अब बुद्ध, और पहले आता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, कि जो लिटरेरी सोर्सेज है उनमें कौन कौन से सोर्सेज हमारे पढ़ते हैं, उनमें आएंगे हमारे माइथोलॉजिकल सोर्सेज, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेसी सोर्सेज, और आएंगे इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख होती है हमारी, वो कंसिडर करेंगे हम इसमें। अब देख लो, पौराणिक स्रोत होते हैं, बौद्ध और जैन साहित्यिक स्रोत होते हैं और शिलालेख होते हैं हमारे। ठीक है, ये हो गए हमारे लिटरेसी सोर्स।
अब माइथोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, ठीक है। अब माइथोलॉजिकल में जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने सुना होगा महाभारत के बारे में, ठीक है। महाभारत है कहाँ पे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। तो ये वैसे सोर्सेज है जिनमें हरियाणा का जिक्र हुआ है। ये नहीं है कि हरियाणा पहले से ही इनमें बना हुआ है, नहीं, लेकिन हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है, कुछ जगह हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ गाँव हैं जो हमारे इतिहास में जिनका वर्णन किया गया है, ठीक है। वो चीज़ हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात आती है कुमारिका खंडा। एक है स्कंदा पुराण। स्कंदा पुराण का एक ये खंड है। अब जैसे होती है ना हमारे, लगा लो हम लक्ष्मीकांत हो गई हमारी, उसमें पार्ट्स हैं अलग अलग, उसी तरह ये एक तरह की लक्ष्मीकांत है और उसका एक पार्ट है ये कुमारिका खंड, जिसमें हरियाणा का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ है, हरियाणा का वर्णन किसमें हुआ है, कुमारिका खंडा में। और एक बात बता दूं, हरियाणा का मतलब क्या हो गया हमारा। अब जैसे हरियाणा हम लिखते हैं, ठीक है, हरियाणा क्रिएट तो हुआ था 1966 में, और इसका मतलब क्या है, हरि प्लस याना, मतलब हरि का आना, और आना होता है होम, मतलब होम ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब भगवान विष्णु की धरती कहा जाता है हरियाणा को, ठीक है। तो हरियाणा का हो गया ये मीनिंग। ठीक है, ये वाली बात आ गई समझ में। कुमारिका खंडा है जो स्कंदा पुराण है, उसमें कुमारिका खंडा है, जो उसका खंड है उसमें हरियाणा का वर्णन किया गया है। अब जैसे ब्राह्मणा टेक्स्ट हो गए, ऋग्वेदा हो गया, ठीक है, शतापथा ब्राह्मणा हो गया, ऐत्रेय ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। इसमें जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है ना तो उस टाइम के लोगों की, वो मेंशन की गई है इन टेक्स्ट में। उसमें आ गया ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद आ गया, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, सामाजिक और काव्य संबंधी उल्लेख। काव्य मतलब यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये राजनीतिक कर लेना आप यहाँ पे। ये वाली लाइफ किनके अंदर, इनके अंदर डिस्कस की गई है, इन टेक्स्ट के अंदर। ये जो लेख है इनके अंदर यहाँ की जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है वो डिस्कस की गई है। अब बारी आती है महाभारत की। महाभारत है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी महर्षि वेद व्यास के द्वारा, ठीक है, जिसमें उन्होंने भारत को बहुधान्य का और बहुधना बोला। धान्य का मतलब एक लैंड ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, और बहुधान्य मतलब लैंड ऑफ इमर्स रिचेस, ठीक है। तो ये सब कहाँ जिक्र हुआ है हमारा, ये महाभारत में जिक्र हुआ। और जो महाभारत है उसके नकुल दिग्विजयम, जो नकुल दिग्विजयम है उसमें इन्होंने मेंशन किया है रोहतक का नाम। और करनाल कैसे पड़ा, करनाल को माना जाता है कर्ण की भूमि, जो महाभारत का एक कैरेक्टर था, ठीक है। तो ये सब मेंशन है हमारे महाभारत में। अब जैसे ये हो गया हमारा अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये लिखी थी पाणिनि जी ने। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं मुझे समझ नहीं आता। पाणिनि जी ने लिखी थी ये अष्टाध्यायी। इनकी एक बहुत फेमस रचना है अष्टाध्यायी, ठीक है। महाभाष्य, हर्षचरित, चतुर्भरणी, ये है। इनमें कहाँ है, क्या किया इन्होंने, मेंशन किया है हरियाणा को। जो ये इनकी रचनाएं हैं ना कुछ, उनमें हरियाणा का मेंशन है बेसिकली। और ये यहाँ बताने का इनका मेन मोटिव यही है कि हरियाणा का जिक्र इतिहास में भी, हमारा जो पौराणिक इतिहास है उसमें काफी अच्छे ढंग से किया गया है, ठीक है। फिर चाहे वो महाभारत हो या फिर कोई भी पुराण हो, उपनिषद हो, उनमें हरियाणा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेसी, बौद्ध और जैन साक्षरता, ठीक है। ये जो लिटरेसी है इसमें बताया गया है कि बुद्धों ने कैसे हरियाणा का जिक्र किया है। ऐसी कौन सी जगह हैं जिसमें जो बुद्धिस्ट लोग थे या फिर जो बुद्धों के जो टेक्स्ट थे, जैन के जो टेक्स्ट थे, उसमें कैसे हरियाणा का बखान किया गया है, वही। अब ये है मजहिमा नायका।
मजहिमा नायका एक बुद्धिस्ट क्या है, एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें हरियाणा को मेंशन किया गया है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, मजहिमा नायका मेंशंस हरियाणा, मतलब उसमें बहुत अच्छे से हरियाणा को मेंशन किया है, कुछ जगह हैं जो मेंशन की गई है। अब ये है दिव्यादान, दिव्यादान में क्या है, अग्रोहा को मेंशन किया है उन्होंने। अब दिव्यादान भी एक बुद्धिस्ट की एक बहुत फेमस टेक्स्ट है, उसमें अग्रोहा को क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि जो अग्रोहा है ना वो बुद्धिस्ट सेंटर है रिलीजन का, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसका एक जो बेसिक सेंटर माना जाता है ना, वो अग्रोहा को माना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात आती है हमारा पंचासुद्धानी टेक्स्ट। ठीक है, ये पंचासुद्धानी टेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, जो गौतम बुद्धा है ना हमारे, गौतम बुद्धा है जो हरियाणा में उन्होंने ट्रैवल किया है ना, उन जगहों का इसमें वर्णन किया हुआ है, किसमें, पामचुड़ानी पाठ में। पामचुड़ानी पाठ में क्या बोला है उन्होंने, जो ये टेक्स्ट है इनमें क्या बोला है कि जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने हरियाणा की काफ़ी जगहों पे मतलब ट्रैवल किया है, मतलब काफ़ी भ्रमण किया है उन्होंने हरियाणा की जगहों पर। ठीक है, अब हो गया हमारा कथा कोश। ठीक है, भद्रबाहु चरिता। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों ना जैन वो है टेक्स्ट है, जैन के टेक्स्ट है, और जैन के जो ये टेक्स्ट है ना इनमें क्या है, इन्होंने भी अग्रोहा को मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो इनके लोहाचार्य जी थे ना वो रिजाइड करते थे। और लोहाचार्य कौन थे, ये कौन थे लोहाचार्य, ये जैन के वो थे जो होते ना, एक हम पुजारी बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ जैन स्कॉलर थे ये एक जैन स्कॉलर थे जो कहाँ पे अग्रोहा में रहते थे, लिव्ड देयर। ये कौन से धर्म से संबंध रखते थे, वो जैन धर्म से संबंध रखते थे। ठीक है, और किस में मेंशन है इनका, कथाकोश और भद्रबाहु चरिता में इन्होंने मेंशन किया है, किसके बारे में, हरियाणा के बारे में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अब बारी आती है इंस्क्रिप्शंस की, कि जो शिलालेख होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, हरियाणा के बारे में। ठीक है, हरियाणा की जगहों के बारे में। ठीक है, अब बारी आती है इसमें अशोका पिलर की। ठीक है, जो हरियाणा में अशोका पिलर पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तोपरा। तोपरा कहाँ स्थित है, अंबाला। अंबाला के तोपरा में हरियाणा का क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अशोक पिलर है, उस पे ना काफी इंस्क्रिप्शंस है अशोका के बारे में। ठीक है, उनका वर्णन यहाँ पे होता है, जो कि कहाँ पे है, उन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि हाँ वो कहाँ पे है, अंबाला के तोपरा में स्थित है। ठीक है, अब ये आता है विग्रह राजा। विग्रह राजा जो 4th थे 11वीं सेंचुरी के, उनकी जो 3 इंस्क्रिप्शन है ना वो भी इस पिलर पे मेंशन है, लेकिन बाद में फिरोज शाह ने क्या किया था कि उस पिलर को उन्होंने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन पिलर ऑफ टोपरा ट्रांसफर टू दिल्ली बाय फिरोज शाह। ठीक है, अब बारी आती है क्रोस्टी स्क्रिप्ट। ये ना एक इंस्क्रिप्शन पाई जाती है करनाल में। ठीक है, जो कि इस स्क्रिप्ट में लिखी गई है। ठीक है, क्रोस्टी स्क्रिप्ट यहाँ पे है, क्रोस्टी लिपि में कहाँ पे पाई जाती है, वो करनाल में पाई जाती है, उसमें भी हरियाणा का वर्णन है। अब करनाल में मिली है तो जाहिर सी बात है हरियाणा से तो बिलोंग करती है ना, तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी है हरियाणा में जो हमें मिली है, जो बताती है हरियाणा के इतिहास के बारे में। ठीक है, और हरियाणा का इतिहास से बहुत गहरा संबंध है, अब चाहे फिर वो राखीगढ़ी आ जाए या फिर मिथाथल आ जाए। ठीक है, ऐसी बहुत सारे स्थान है हरियाणा के जो हमारे प्राचीन इतिहास से संबंध रखते हैं। अब इंस्क्रिप्शन फ्रॉम सिरसा। अब सिरसा में एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें वहाँ की जो पशुपति कम्युनिटी है ना उसके बारे में बताया गया। अब पूछे जो पशुपति कम्युनिटी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, वो करती है हमारी सिरसा से। ठीक है, अब बारी आती है अग्रोहा इंस्क्रिप्शन। अग्रोहा, ठीक है, इसमें क्या है कि जो संगीत के 7 सुर है ना, जो अग्रोहा में एक इंस्क्रिप्शन पाई जाती है उसमें संगीत के 7 सुरों के बारे में वर्णन किया गया है। अब हांसी इंस्क्रिप्शन, हांसी में जो इंस्क्रिप्शन पाई जाती है उसमें पृथ्वीराज के बारे में बताया और वहां पे पृथ्वीराज का एक फोर्ट भी है, आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब लाडनू इंस्क्रिप्शन। लाडनू इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडनू इंस्क्रिप्शन जो हमें मिली थी उसमें ये बताया गया था कि दिल्ली हरियाणा की क्या है, कैपिटल सिटी थी। ठीक है, वंश एक बार जो प्राचीन इतिहास में उसमें क्या है कि दिल्ली हरियाणा की क्या थी, कैपिटल थी। ठीक है,
अब है गुजरी महल पिलर। गुजरी महल पिलर ये है हमारा हिसार में स्थित, ठीक है। और यहाँ पे हमें 8 इंस्क्रिप्शंस पाई जाती है और ये इंस्क्रिप्शन बताती हैं कि भगवान 8 जगहों से, 8 अलग अलग जगह से यहाँ पे पधारे थे, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन बताती है 8 इंस्क्रिप्शंस हैज फाउंड गॉड केम फ्रॉम 8 प्लेसेस, मतलब 8 जगहों से भगवान यहाँ पर पधारे थे। अब पेहुआ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो पेहुआ रॉक इंस्क्रिप्शन है ये काफ़ी फेमस इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये किसने बनवाई थी, ये किसकी है ये इंस्क्रिप्शन, ये है हमारी प्रतिहारा किंग और महेंद्र पाल, ठीक है। इन 2 राजा थे जो ये उस टाइम के रूलर थे, उनकी क्या थी ये इंस्क्रिप्शंस थे। और इन इंस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। तो इन्होंने करवाई है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल हैं जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए। किसने करवाए हैं, वो हमारे प्रतिहारा किंग और महेंद्र पाल ने, ठीक है। ये हिंदी में मेंशन, आप हिंदी में देख लो। अग्रवाल शिलालेख संगीत के साथ नोट्स यहाँ पे आएंगे सुर, ठीक है, सुर को बोला गया है। हांसी शिलालेख में पृथ्वीराज द्वितीय का वर्णन किया गया है। लाडूना शिलालेख में दिल्ली हरियाणा की जो राजधानी है वो बताया गया है। गुजरी महल स्तंभ जो हिसार में स्थित है उसमें 8 शिलालेख मिले हैं। उस 8 शिलालेखों में ये बोला है कि भगवान 8 अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आए थे। और पेहुआ रोक शिलालेख, प्रतिहारा राजा और महेंद्र पाल मंदिरों का निर्माण करवाया था इन्होंने, इस चीज का यहाँ पे क्या किया है, बखान किया गया है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस मतलब पुरातात्विक खुदाई। और जो क्या होता है कि अब और ज़्यादा चीज़ों का हमें पता कैसे लगता है कि जो हमारी पुरानी जो साइट्स होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कभी उठा के देखना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें आपको पता लगेगा कि हरियाणा का कितना गहरा संबंध है हमारे प्राचीन इतिहास से, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई है ना, पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक ही बोलते हैं ना, ये खुदाई हमें बहुत कुछ बताती है हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो वही डिस्कस करते हैं। जो पिंजौर और कालका रीजन में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन हुआ था ना, उससे हमें पता लगा था कि वहाँ पे पैलियोलिथिक सॉरी वहाँ पे पैलियोलिथिक टूल्स पाए गए थे, ठीक है। और दूसरी बात आती है राखी गढ़ी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। और ये क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आफ्टर मोहनजोदारो। अगर सबसे पहली और बड़ी वो जो मिलती है ना हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कोई है हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट, वो है हमारी हड़प्पा। और हड़प्पा वो है हमारी मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो के पास अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट आती है तो वो है हमारी राखीगढ़ी साइट, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी बनवाली साइट, इसके बाद ये बनवाली साइट, ठीक है। इसकी क्या हुआ था, इसका आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे हुआ था या फिर जो एक्सकावेशंस हुआ था, खुदाई हुई थी, वो 1974 में स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे हमें गोल्ड मिला, कॉपर मिला, ब्रोंज के पीसेस मिले, गोल्ड बीड्स मिले। बीड्स मतलब जो औरतें वगैरह लगाती हैं या फिर कानों में हाथों में वगैरह पहनते हैं ना, जो ज्वेलरी टाइप होता है, वो सब मिली वहाँ पे। कॉपर, लैपिस लाजुली, ये सब वहाँ पे मिली। बैंगल्स मिली, ठीक है, शेल्स की, वो सब यहाँ पे पाई गई हैं। कहाँ पे पाई गई है, वो आपकी बनवाली में पाई गई है। अब बारी आती है मिताथल की, ठीक है। मिताथल में कुछ ऐसे अवशेष पाए गए हैं जो प्री हड़प्पन कल्चर से बिलोंग करते हैं। मतलब क्या हुआ, जो हड़प्पा से पहले का कल्चर है ना, एक तो हड़प्पन कल्चर हो गया, एक हड़प्पा से पहले का कल्चर है, उसके बहुत सारे अवशेष कहाँ पाए गए हैं, हमारे मिताथल में पाए गए हैं, ठीक है। अब आती है भिनहाड़ा, भिनहाड़ा की बात आती है। भिनहाड़ा में किसके रिलेक्स पाए गए हैं, जो हाकरा कल्चर है ना और प्री हड़प्पन कल्चर है, इन दोनों कल्चर के वहां पे रेलिक्स पाए गए हैं भिनहाड़ा में, ठीक है। और जो बाकी के एविडेंसेस है, जो दूसरी एविडेंस है, वो कहाँ कहाँ पे पाई गई है, कौन कौन सी साइट्स है, वो बालू है, भगवानपुरा है, सीसवाल है, ठीक है, मदीना है और गिरावाड़ है, ठीक है। जो ये सीसवाल कल्चर है ना, ये काफी फेमस है, सीसवाल कल्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये हाकरा कल्चर है वैसे एक सीसवाल कल्चर भी है, ठीक है। और जो हाकरा कल्चर से है ना, वहीं से फार्मिंग की जो मेन स्टार्टिंग बोलते हैं ना कि एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट होते हो, जो फार्मिंग कम्युनिटी की जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वो हमारा हाकरा कल्चर है। जहाँ से खेती के बेसिक वो पाए जाते हैं ना, ऑरिजिन, वो हाकरा कल्चर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला हिंदी में है, हिंदी में देख लो, पिंजौर काल का क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा पाषाणिक उपकरण मिलते हैं,
राखीगढ़ी मोहनजोदारो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, अब बनवाली 1976 में इसका एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें सोना, तांबा, कांसे के टुकड़े, सोने के मोती, तांबा, ठीक है, लापिस लाजुली, ये सब मिलता है वहाँ पे, बैंगल्स मिलती हैं। और मिताथल क्या है, प्री हड़प्पन संस्कृति के अवशेष वहाँ पे पाए जाते हैं। अब भिनहाड़ा, हाकरा संस्कृति और पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। और बाकी के जो ये बालू, भगवानपुरा, सीसवाला, ये कोई छोटी छोटी साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिनको हम बोलते हैं। अब बारी आती है मॉनेटरी सोर्सेज की। अब क्या है, मौद्रिक स्रोत। अब मुद्राओं से मौद्रिक स्रोत कैसे हो गए, जैसे कॉइन हो गए हमारे, ठीक है, स्टैंप हो गई, सील्स हो गई, इनसे पता लगता है। सील होते हैं ना, ठप्पा बोलते हैं, जिनका ठप्पा लगाया जाते हैं, ठीक है, उनसे हमें पता लगता है किसके बारे में, जो हमारी प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, अब बारी आती है, हम इस बेसिकली हम युद्धया रूलर है ना, योद्धया रूलर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम कि मॉनेटरी सोर्सेज जो हमें है ना, उसमें सबसे पहला नाम आता है योद्धया रूलर का। ठीक है, योद्धया रूल था ना जब, उसमें क्या होता है, ऐसी स्टैम्प्स बनाई जाती थी जिनको बाद में कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। और उन कॉइन्स पे क्या है, एक कार्तिकेय मार्क किया जाता था जो कि एक योद्धया रूलर था। ठीक है, अब बारी आती है खोखरा कोट, ठीक है, पहाड़ीपुर, मोहनबारी, ठीक है, औरंगाबाद, अगरोहा, राखीगढ़ी, करनाल, ठीक है, ये सब साइट्स हैं जहां से हमें ये स्टैम्प्स या फिर कॉइन्स कलेक्ट करने को मिले हैं। ठीक है, अब ये बारी आती है, ये एक तरह का सिंबल होता है, जयमंधार, ठीक है, जयमंधार बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कॉइन पे जड़ा होता है। ठीक है, जो कहाँ से मिला था हमें, ये एक ऐसा सिक्का मिला था, ठीक है, जिसमें ना जयमंधार की एक स्टैंप लगी हुई थी, जयमंधार। ठीक है, और बेसिकली जयमंधार का था, एक सिंबल था सक्सेस का। किसकी सक्सेस का, कार्तिकेय। और कार्तिकेय कौन था, ये एक योद्धया रूलर था। कौन था, योद्धया रूलर। ठीक है, अब योद्धया रिलीजन, ठीक है, स्टेट रिलीजन ड्यूरिंग कुमार गुप्ता पीरियड। कुमार गुप्ता पीरियड में एक ऐसी एविडेंस पाई गई थी जो ये बताती है कि योद्धया जो रिलीजन था वो स्टेट रिलीजन था उस टाइम में। किस टाइम में पता लगा था हमें, कुमार गुप्ता पीरियड के दौरान हमें पाया गया था। एक कॉइन के थ्रू हमें पता लगता है कि वहाँ पे, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया, कॉइन लिख देती हूँ। एक कॉइन के थ्रू हमें पता लगा था कि जो योद्धया रिलीजन है वो उस टाइम स्टेट रिलीजन होता था कुमार गुप्ता पीरियड के टाइम। ठीक है, अब बारी आती है कुनिंदा रूलर। आगे हिंदी में है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी मैंने मेंशन किया है। अब बारी आती है कुनिंदा रूलर्स। ठीक है, रूलर्स का मतलब होता है शासक। इंग्लिश वाले पेज से पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। कुनिंदा रूरल्स मतलब कुनिंदा शासक जो होते थे वो कहाँ रिजाइड करते थे, मेनली कहाँ रहते थे, वो शिवालिक हिल्स में रहते थे मेनली। और वहाँ के जो कोइंस है वो क्या डिपिक्ट करते हैं, उन कोइंस पे क्या होता था, लक्ष्मी होती थी, ठीक है, डियर होता था, और क्या होता था, डियर के अलावा क्या होता था, शिव होते थे, जिनके हाथ मतलब जो त्रिशूल के साथ दर्शाए गए हैं। किन पे दर्शाए गए हैं, वो कोइंस पे दर्शाया गया है उनको। ठीक है, कोइंस डिपिक्टेड लक्ष्मी, डेर और शिवा विद प्रोंग। प्रोंग होता है शूल, त्रिशूल टाइप होता है। ठीक है, इंडो ग्रीक, ठीक है, पंच मार्क्ड कोइन, ठीक है, जो हिसार और अग्रोहा से मिले हैं। ये अलग तरह के कोइन है जो हमें हिसार और अग्रोहा से मिले हैं। ठीक है, ऊपर से दूसरे बात आती है, दूसरे तरह के कॉपर कोइंस है ना जो हर्षा पीरियड के, और जो इंडो ग्रीक दिरहम, दिरहम भी एक तरह की मुद्रा होती है। दिरहम भी एक तरह की मुद्रा होती है जो कि कहाँ पाई गई है, वो हमारी सोनीपत में पाई गई है। पूछे कि सोनीपत में किस तरह के कॉइन्स मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें कॉपर के कॉइन्स जो हर्षा पीरियड के टाइम के थे, और इंडो ग्रीक दिरहम, दिरहम वहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, ये आपका हिंदी में है। हाँ, ये है आपकी मौद्रिक स्रोत। मौद्रिक स्रोत में क्या है, सबसे पहले योद्धया शासक की बात आती है, जो होती है स्टैम्प्स, टिकटे बोलते हैं, जिसमें सिक्कों का इस्तेमाल करने, सिक्कों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बनाने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता है। कार्तिकेय योद्धे शासक को चिन्हित किया है, उन सिक्कों पे क्या है कि कार्तिकेय को क्या किया है, चिन्हित किया गया है। ठीक है, अब ये खोखरा कोट, ये वो सब साइट्स हैं जो मैंने पिछले पेज पे आपको पढ़ा दी है। ठीक है, अब कुनिंदा शासक की बारी, ये शिवालिक की पहाड़ियों में रहते थे, ऐसे सिक्के पाए जाते जहाँ पे लक्ष्मी होगी, मृग हो गया, शिव को एक शूल के साथ दिखाया गया था। ठीक है, और बात आती है इंडो ग्रीक पंचमार्क सिक्के कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारे हिसार और कहाँ पे, अग्रोहा में पाए जाते हैं। अग्रोहा एक बहुत ही जैन
और बुद्धिज्म सेंटर है हमारा, कहाँ पे, रिलीजियस सेंटर है हरियाणा का, कहाँ पे है वो, अग्रोहा में है। और हर्ष काल के तांबे के सिक्के, ठीक है, कहाँ पे पाई जाते हैं। और जो इंडो ग्रीक क्या होती है, दिरहम है, वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे सोनीपत में। अब ये तो हो गए और सोर्सेज, अब ये अदर सोर्सेज जो हमारे रह गए, और किन किन चीज़ों से हमें पता लगता है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है। अब बारी आती है इंडस वैली कॉलोनी, ठीक है। ये एक एंशियंट रिवर सरस्वती एंड डिस्ट्रिक्ट एंड दृशादवती रिवर, ठीक है, दृशादवती रिवर और सरस्वती रिवर के किनारे पे इंडस वैली कॉलोनी है, ठीक है। वहां से हमें पता लगता है अपने प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है। एक है शिवा मुखालिंगम, शिवा मुखालिंगम, ठीक है, एनग्रेव्ड ऑन स्पॉटेड रेड स्टोन, किलोई विलेज, ठीक है। क्या है ना, एक तरह की वो है कला हो गई ना, जैसे हम पत्थर पे कुछ चीज जड़ देते हैं या फिर कुछ चीज खोद देते हैं पत्थर पे, भगवान को बना दे, तो ये शिवा मुखालिंगम है ना, वहां पे एनग्रेव्ड किया गया, मतलब खोद नहीं दिया जाता किसी चीज पे, ठीक है, बनाने के लिए, तो वहां पे एनग्रेव किया गया। स्पॉटेड रेड जो स्टोन है, एक लाल रंग का जो पत्थर है जिसपे दाने ऐसे चिटके चिटके होते हैं, उस पे जो शिवा मुखालिंगम है उसको एनग्रेव किया गया है, ठीक है, जो किलोई विलेज में मिलता है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। और रोहतक डिस्ट्रिक्ट है ना, वो पहले क्या है, स्कल्पचरल आर्ट है ना, वहां पे मिलती है। स्कल्पचरल आर्ट को हिंदी में हम बोलेंगे, हाँ, मूर्तिकला बोलते हैं। हरियाणा की अगर कोई बेसिक वो मानी जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ ली जाएगी कौन सी है जहाँ पे मूर्तिकला का काफ़ी वो होता है, प्रचलन था जो हमारे प्राचीन इतिहास में, तो कौन सी है, वो हमारी रोहतक है, ठीक है। बेरी विलेज ऑफ झज्जर, उसके बाद आती है बेरी विलेज जहाँ पे ऐसे शिवा मुखालिंगम मिले हैं हमें। उसके बाद आती है हमारी इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, महत्वपूर्ण कलाकृतियां, ठीक है, वो कहाँ पे कौन कौन सी है, वो बोर ऑफ रोहतक है जो गुप्ता पीरियड के हैं, ठीक है। विष्णु ऑफ कोसाली वो मिलते हैं हमें, हरिहर ऑफ बांस, ठीक है, पेतवार, बुद्धा ऑफ झज्जर, बोर ऑफ हांसी, ये जो दूसरी महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं ये भी हमें देखने को मिली हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास से संबंध रखती हैं, ठीक है। अब डिहोल इंस्क्रिप्शन, ये डिहोल इंस्क्रिप्शन क्या बताती है, जो हर्षवर्धना और जो ये बड़ा कैपिटल पी है, ये एक्चुअली नेम है, जो हर्षवर्धना और पुलाकेशिन है ना, उसके बीच का जो वार है वो इस डिहोल इंस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से इसका बखान किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, दिहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब पीक टेम्पल से क्या मतलब है हमारा पीक टेम्पल, जैसे मैंने बताया है, इन कलायात ऑफ हरियाणा, जो पीक टेम्पल्स कलायात में मिलते हैं ना हरियाणा के, ठीक है, वो जो लेटर गुप्ता पीरियड की जो ईंटें होती है ना, ब्रिक्स, उनसे बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर किससे मेल खाते हैं, वो ज्यादातर मेल खाते हैं, रिजेम्बलेंस कितनी है, प्री हिस्टोरिक एंड मेडिवल टाइम्स की इनकी जो रिजेम्बलेंस है, जो इनकी शेप है, जो प्री हिस्टोरिक और जो मेडिवल टाइम्स में मिलते हैं मंदिर, उन जैसी है इसकी। अब पीक टेम्पल से क्या मतलब है, पीक टेम्पल से हमारा मतलब है ऐसे मंदिर, ठीक है, जो इस तरह की, जिनकी ऐसी चोटी हो, पीक हो बिल्कुल, ठीक है, इस तरह के मंदिर की इन्होंने क्या की है, बात की है, ठीक है। जो हरियाणा के कहाँ पे मिलते हैं, कलायात में मिलते हैं हरियाणा के। और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये लेटर वैदिक पीरियड की जो ब्रिक्स है उनसे बनी हुई है, और इनके रिजेम्बलेंस किन जैसे, वो प्री हिस्टोरिक एंड जो मेडिवल टाइम्स है उनके मंदिरों जैसी है इनकी बिल्कुल रिजेम्बलेंस, ठीक है। हरियाणा के कलायात में पीक मंदिर बाद के गुप्ता काल की ईंटों से बने हैं। समानता प्रागैतिहासिक और मेडिवल टाइम्स की है, ये मेडिवल टाइम इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मेडिवल टाइम आएंगे, ठीक है। क्या है, प्रागैतिहासिक और मेडिवल टाइम की जो है ना इनकी रिजेम्बलेंस है, मतलब उनके जैसे सेम दिखते हैं ये वाले मंदिर। ये वाले कुछ अवशेष मिले हैं, और कहाँ पे मिले हैं हमें, इस यहाँ पे इस चीज़ का वर्णन किया गया। थोड़ी एक लिस्ट है जो आपको रटनी है, वो रट लेना आप अच्छे से। अब
बारी आती है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। इससे पहले हमने पढ़े सोर्सेज कि किन किन सोर्सेज से हमें पता लगता है कि हरियाणा का हमारे प्राचीन इतिहास से क्या संबंध है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे हम उस एंशिएंट हिस्ट्री की, हरियाणा की, ठीक है। तो एज पर द हिस्टोरिकल सोर्सेज, ठीक है, द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना हमारी, वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन से है वो पार्ट्स? वो है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। ये ऐसे 3 पार्ट हैं जिनको हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक पार्ट क्या होता है? जहाँ पे कोई एविडेंसेस हमें मिली ही नहीं है, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक क्या है? जहाँ पे रिटन एविडेंसेस मिली तो है, no written evidences, no written evidences। प्री हिस्टोरिक की हमें कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिलती, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या होता है कि रिटन एविडेंसेस हमें मिली तो है लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। और हिस्टोरिक पीरियड जिनकी रिटन एविडेंसेस हैं भी और जिनको हम पढ़ भी सकते हैं, तो इनको अलग तरीके से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो इस तरह से आपको इनकी पहचान करनी है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स कौन कौन से होते हैं। एक बार हिंदी में देख लो। पूर्व ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ये 3 तरह के काल है जिसमें हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? नो रिटन एविडेंसेस नोन, ठीक है। कोई भी रिटन एविडेंसेस जिस चीज़ की हमें नहीं मिलती उसको बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के नाम से कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है। कोई भी रिटन एविडेंसेस, कोई भी लिखित प्रमाण हमें इस इतिहास का नहीं मिलता है। दूसरी बात है रेलिक्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हरियाणा। जो वहाँ के अवशेष है ना वो हमें हरियाणा के बारे में क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं, ठीक है, कि इन चीज़ों से हरियाणा का प्राचीन संबंध है। और डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स। अब जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना जो हमारा, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल है, उसको भी हम 3 अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और 3 अलग हिस्से कौन से हैं? वो हमारा पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चाल्कोलिथिक एज। ये 3 एज है जिसमें हम अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम पढ़ेंगे पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग और चाल्कोलिथिक युग। अब आती है हमारी पैलियोलिथिक एज। क्या होती है? ये ना एक स्टोन एज होती है ना। स्टोन के हिसाब से हमने डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है अपनी प्री हिस्ट्री को, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है उसको हमने, जो स्टोन है ना, जैसे बनावट होती है स्टोन की, किस तरह के स्टोन जब पत्थर पाए जाते हैं ना, उनसे हम डिस्क्राइब करते हैं अपनी इसको प्री हिस्टोरिकल पीरियड को। अब बारी आती है पैलियोलिथिक एज। ये भी एक स्टोन एज है। क्या है ये? एक स्टोन एज, स्टोन एज है हमारी, ठीक है। स्टोन टूल्स, ठीक है, स्मॉल फ्लैट एंड राउंडेड, ऑफ कोर एंड फ्लेक, ठीक है। इस तरह जो पैलियोलिथिक एज में है ना वो हमें छोटे, ठीक है, फ्लैट और राउंडेड, मतलब छोटे, फ्लैट और राउंडेड जो टूल्स है ना हमें वो मिलते हैं, औजार मिलते हैं। छोटे, सपाट और गोल औजार इसमें पाए जाते हैं पैलियोलिथिक एज में। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पिंजौर में, दामली, ठीक है, सुकेतारी, अहिया, पापलीना नियर कुलका, चंडीगढ़, फिरोजपुर और झिरका, कोटला, सोहन वैली, ठीक है। यहाँ पे पाए जाते हैं ये औजार। और कैसे होते हैं ये औजार? स्मॉल, फ्लैट एंड राउंडेड, मतलब छोटे, फ्लैट, क्या बोलते हैं, सपाट और गोल। अब बारी आती है नियोलिथिक एज की, ठीक है। जो सेकंड एज होती है हमारी, स्टोन एज होती है, वो कौन सी होती है? नियोलिथिक एज, ठीक है। स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। जो नियोलिथिक एज है ना उसमें हमारी जो कृषि से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी, कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, वो हमारी क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। कौन सी एज में? सेकंड स्टोन एज में। और कौन सी है वो सेकंड स्टोन एज? वो है हमारी नियोलिथिक एज। और नियोलिथिक एज कौन से हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती है, मतलब कौन से हिस्टोरिकल पीरियड से आती है? ये आती है प्री हिस्टोरिक पीरियड से, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हुआ? कृषि का अभ्यास शुरू किया गया, ठीक है। एविडेंसेस फाउंड फ्रॉम सीसवाल। सीसवाल जो कल्चर है ना
वो मैंने बताया था, वो बहुत फेमस कल्चर है, ठीक है। तो एविडेंसेस कहाँ से मिलती है? सीसवाल से मिले साक्ष्य, मतलब एविडेंसेस मिलते हैं हमें सीसवाल से। सीसवाल एक जगह है हरियाणा में, ठीक है। सीसवाल सभ्यता संस्कृति के रूप में भी जानी जाती है, मतलब सीसवाल आल्सो नोन एज सीसवाल सिविलाइजेशन और सीसवाल कल्चर, इसके नाम से भी जाना जाता है। अब बारी आती है हमारी चालकोलिथिक एज की, ठीक है। ये मैच्योर एज होती है स्टोन्स की, ठीक है, थर्ड एज बोला जाता है इसको हम। इसमें क्या होता है कि कॉपर के टूल्स मिलते थे हमें ज्यादातर, ठीक है। जो तांबे के टूल्स होते थे वो पाए जाते थे, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते थे? वो हमें मिलते थे रोहतक और हिसार में। कहाँ पे मिलते थे? रोहतक और हिसार में। कैसे औजार मिलते थे चालकोलिथिक एज में? वो हमें मिलते थे कॉपर के औजार, मतलब कितने कॉपर के टूल्स मिलते, तांबे के औजार मिलते थे। अब बारी आती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड चला गया, अब बारी आती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, ठीक है। एज बिफोर हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब जो हिस्टोरिकल पीरियड आता है ना इसके बाद, उससे पहले की एज है, इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट एंड लेटर्स वर नोन, ठीक है। वी कुड नॉट रीड इट। मैंने बताया था कि रिटन एविडेंसेस है तो, लेकिन हम उनको रीड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये किससे पहले की एज है? ये हिस्टोरिकल पीरियड से पहले की एज है। इसमें बोला है ऐतिहासिक काल से पहले की आयु। लिपि और अक्षर ज्ञात थे, हम इसे नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते थे। इसमें शामिल है सासवाल संस्कृति, हकरा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता। ये तीनों संस्कृति हैं, जो सभ्यताएं हैं, वो इसमें क्या है? शामिल है। कौन से उसमें शामिल है? वो प्रोटो हिस्टोरिक एज में हमारी शामिल है। अब बारी आती है सीसवाल कल्चर क्या होता है। अब जैसे हम काफी देर से बोल रहे हैं सीसवाल कल्चर, सीसवाल, तो सीसवाल कल्चर है क्या? ठीक है, ये चालकोलिथिक कल्चर है। क्या है? एक चालकोलिथिक कल्चर है। उसमें क्या है, किस ईरा का है? ये अराउंड है 3800 ईस्वी पूर्व की बात यहाँ पे की गई है। चालकोलिथिक एज की बात की गई है कि ये उस एज से बिलोंग करता है, ठीक है। सोथी सासवाल कल्चर भी इसको बोला जाता है, आल्सो नोन एज सोथी सासवाल कल्चर। और इसका एक्सकावेशन किसने स्टार्ट किया था? वो किया था सूरज भान ने, डॉक्टर सूरज भान ने। कब किया था? 1968 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चालकोलिथिक संस्कृति भी बोला जाता है इसको। इसकी कब हुई थी, मतलब कौन सा टाइम माना जाता है? ये माना जाता है 3800 ईस्वी पूर्व के पास की डेटिंग मानी जाती है। सोथी सासवाल संस्कृति भी से बोला जाता है। और डॉक्टर सूरज भान ने 1968 में इसका क्या किया था? एक्सकावेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इस संस्कृति की खोज ही उन्होंने की है, ठीक है। अब स्थान देखते हैं, प्लेसेस कौन कौन सी है सासवाल कल्चर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सासवाल कल्चर से कौन कौन सी प्लेसेस हैं वो बिलोंग करती है, मतलब कौन कौन सी प्लेसेस है जिसमें सासवाल कल्चर है वो प्रख्यात था उस समय में, ठीक है। तो कौन कौन सी प्लेसेस हैं? वो हमारी हिसार हो गई, सिरसा हो गई, भिवानी हो गई, रेवाड़ी, गुड़गांव और कैथल हो गई, ठीक है। और ये जो छोटे ब्लॉक्स हैं वहाँ के उस टाइम के जहाँ पे ये मिलती है, गांव और जो टाउन्स हैं छोटे छोटे, ये वो हैं, ये भी याद करने हैं। हिसार में आता है, सलीमगढ़ आता है, शाहपुर आता है, ठीक है, पाटन आता है, ठीक है, सतरोड आता है, और आता है अलीपुर, सिसाई, दाता, पाली, राखीगढ़ी किस में आता है? हिसार में आता है आपका। सिरसा और फतेहाबाद की बात आए तो बानी आता है, तलवाड़ा आता है, रातिबा आता है, चिमू आता है। तो ये सब आपको याद करनी है। दादरी हो गया, मानहेड़ू हो गया, बादली, लाहौर, बादशाह और अलदूका हो गया, सुल्तानपुर, मुकोला, गोलकपुर, ये सब आपको याद करनी है बेसिकली। और उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हमें क्या बात याद करनी है कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हमें याद करनी है, रेवाड़ी, गुरुग्राम और कैथल, ठीक है। बेसिकली हमें ये क्या है, प्लेसेस याद करनी है जो किससे बिलोंग रखती है, किससे संबंध रखती है। वो हमारी डायरेक्टली संबंध रखती है किससे? सीसवाल कल्चर से, सीसवाल सभ्यता से, संस्कृति से, ठीक है। इतना हो गया, ये हिंदी में मेंशन है, ये भी पढ़ लेना आप। और जो पीडीएफ है ना आपको इन सब की, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री नाम से चैनल है जो अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया है हमने, तो आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। और जो क्लास की इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो सब आपको वहीं पे मिलेंगी। चाहे तो आप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बारी आती है हाकरा कल्चर की। हाकरा कल्चर है क्या, ठीक है।
अब कल्चर बिफोर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये वैसा ये वो कल्चर माना जाता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले का है, जो हड़प्पा सभ्यता थी ना उससे भी पहले की संस्कृति इसको माना जाता है, ठीक है। बिटवीन इसकी किस एज के बीच में थी ये, 3300 से 2800 ईस्वी पूर्व की एज थी इनकी, ठीक है। रिप्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग, मतलब जो फार्मिंग की डेवलपमेंट हुई थी ना, जो फार्मिंग कम्युनिटी थी उसकी डेवलपमेंट हुई थी, किससे हुई थी, वो हाकरा कल्चर से ही उसकी स्टार्ट हुई थी। अर्ली फार्मर्स कल्चर भी इसको मतलब यहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। अब हिंदी में देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति है, इतने ईस्वी पूर्व के बीच की बात है। अब जो कृषक समुदाय के विकास के प्रतिनिधि, ठीक है, वही उसकी इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, वो करता है यही, किसको रिप्रेजेंट करता है ये हाकरा करता है, हमारे जो कृषक समुदाय है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारी, और प्रारंभिक किसान संस्कृति, और यहीं से ही हमारे जो फार्मर कल्चर है उसी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फाउंड इन ड्रेनेज एरिया, जो घग्गर और हमारा हाकरा रिवर है ना उसके ड्रेनेज एरिया में पाया जाता है। अब जो ड्रेनेज एरिया है ना वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद कुणाल, फर्स्ट एक्सकावेशन साइट, जो सबसे पहले खुदाई वाली जगह है ना वो इसकी है कुणाल, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, ये था हमारा हाकरा कल्चर। अब बारी आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर इट, वी हैव टू रीड इट, वी हैव टू लर्न इट, ठीक है। इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहली बात आती है हमारी जगह है कि वो ऐसी कौन सी साइट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंध रखती हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारी बनवाली साइट। बनवाली साइट क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है, ये जो सरस्वती रिवर है ना फतेहाबाद में, ठीक है, उसके किनारे पर कहाँ पे बसती है, ये उसके किनारे पर बसती है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था आर.एस. बिष्ट ने 1973 और 74 में, ठीक है। स्ट्राइकिंग एनिमल पोस्चर बॉडी ऑफ लायन हॉर्न्स ऑफ बुल्स, ठीक है, ये पाई जाते हैं वहाँ पे। क्या पाया जाता है, सरस्वती की प्राचीन नदी घाटी में स्थित है ये। आर के बिष्ट 1973-74 द्वारा खोजा गया था, ठीक है। हड़ताली पशु मुद्रा पाई जाती है वहाँ पे, शेर का शिकार, ये सब एविडेंसेस मिले हैं, और बैल के सींग भी वहाँ हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। और जो अदर एविडेंसेस हैं, जो अन्य सबूत हैं, वो कौन कौन से हैं, क्ले टॉय, ठीक है, जिसमें हल हो गया हमारा, ठीक है। बैलगाड़ी के पहिए के संकेत भी मिले हैं हमें, साइंस ऑफ व्हील्स ऑफ बुलॉक कार्ट, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ बार्ले, जौ के भी हमें वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दो जो टेराकोटा स्कल्पचर है ना, ठीक है, वहाँ पे जो मातृ देवी है ना उसके जो टेराकोटा स्कल्पचर हैं वो भी हमें मिले हैं। कितने मिले हैं, 2, और 5 वेन भी मिले हैं वहाँ पे, एविडेंसेस ऑफ वेन्स। 5 जो वेन्स के एविडेंसेस हैं वो भी हमें वहाँ पर मिली है। कहाँ पे मिली है, बनवाली। बनवाली क्या है, एक बहुत ही फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। अब आती है बारी राखी गढ़ी की, ठीक है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पे सिचुएटेड है, ये राइट बैंक ऑफ ऋग्वैदिक दृशादवती रिवर, ठीक है। जो दृशादवती रिवर है ना उसके राइट बैंक पे स्थित है। ये एक ऋग्वैदिक रिवर है। ऐसा माना जाता है कि जो सरस्वती नदी है और जो ये दृशादवती रिवर है ये अब ज़मीन के नीचे से बहती है। कोई भी मतलब इंसान अगर इसको छुएगा तो ये अशुद्ध हो जाएंगी, तो ये ज़मीन के नीचे से बहने लग गई, ऐसा कहा जाता है, अक्सर माना जाता है। अब सच है या नहीं है आई डोंट नो, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये हिसार के जो नरनौंडा ब्लॉक, नरनौंडा, नारनौंद, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, ये हरियाणा के नारनौंद ब्लॉक में स्थित है। और एविडेंसेस क्या है इसकी कि जो ये पुराने समय में कहाँ पे थी, दृशाद रिवर थी ना जो ऋग्वैदिक रिवर थी उसके राइट बैंक पे स्थित है। और राइट बैंक कहाँ पे आता है, वो हिसार के हमारे नारनौंद ब्लॉक में आता है। उसके प्री हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन एविडेंसेस, यहाँ पे क्या होता है, जो प्री हड़प्पा, हड़प्पा से पहले का, और जो मैच्योर्ड हड़प्पा है वहाँ के उसके एविडेंसेस मिले हैं, वहाँ पे हमें उसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सासवाल कल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है किसका, सासवाल कल्चर का। हमने सासवाल कल्चर में भी डिस्कस किया है कि क्या थी, उसकी एक साइट थी उसमें राखी गढ़ी। राखी गढ़ी किस में आती है हमारी, वो आती है हमारी हिसार में।
एक मिनट कंफर्म कर लेती हूँ मैं। हाँ, हिसार में ही आती है हमारी राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी आती है हमारी हिसार में। अब बारी आती है लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। के लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इसको बोला जाता है। किसके बाद? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट है। पहली लार्जेस्ट कौन सी है? वो है हमारी मोहनजोदारो, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था अमरेंद्र नाथ ने 1997 से 2000 के बीच का जो एक्सकावेशन था उनका, जो खुदाई इन्होंने करवाई थी और जो इनका सर्वे चल रहा था, उस सर्वे के दौरान इन्होंने पाया था, किसको पाया था? राखी गढ़ी साइट को इन्होंने खोजा था उस टाइम में। वहाँ पे जो एविडेंसेस मिलते हैं उनको खोजा था। अदर एविडेंसेस क्या है? हाउसेज होगी, पोर्ट्री होगी, ऑर्नामेंट हो गए, ठीक है, पीसेज जो प्रीशियस स्टोन से बने थे ना, ऑर्नामेंट्स, और जो पोर्ट्री हो गया, फिर हाउसेज हो गए, ये एविडेंसेस वहाँ पे मिलती हैं। राखी गढ़ी, ठीक है, ये वाला हिंदी में है, ये वाला हिंदी में आप पढ़ लेना, ठीक है। अब बारी आती है मिताथल की। मिताथल, ठीक है, मिताथल हमारा भिवानी में स्थित है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको डिस्कवर किसने किया था? ये सूरजभान ने इसको डिस्कवर किया था 1967 और 68 में, ठीक है। इसमें क्या है? कॉइन्स ऑफ गुप्ता एंड कुशाना पीरियड के क्या मिलते हैं? इसमें मुद्राएं मिलती हैं, कॉइन मिलते हैं, हमें सिक्के मिलते हैं, ठीक है। अब मिताथल भिवानी में स्थित है। डॉक्टर सूरजभान द्वारा 1967-68 में इसको खोजा गया था। गुप्ता और कुषाण काल के सिक्के यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बारी आते हैं मदीना। मदीना है सेंट्रल ब्लॉक ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट, जो 2007-8 में इसको खोजा गया था मनमोहन कुमार के द्वारा, ठीक है। मदीना रोहतक जिले का केंद्रीय ब्लॉक है, जिसको 2007 में डॉक्टर मनमोहन कुमार द्वारा खोजा गया था। अब बारी आती है भिराना। भिराना लेफ्ट बैंक ऑफ सरस्वती रिवर फतेहाबाद इन 2003। भिराना क्या है? जो सरस्वती रिवर है उसके लेफ्ट बैंक पे, ठीक है। एक होता है लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब इनकी पहचान में आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताती हूँ। दायां बायां बोलते हैं ना, अब ऐसे करो, इससे बनती है हमारी डी की शेप, तो ये हो गया दायां। ऐसे करो, इससे बनती है हमारी बी की शेप, ये हो गया हमारा बायां, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक पे मतलब बाएं उस पे स्थित था। ये सरस्वती नदी है जो उसके बाएं किनारे पर स्थित था। क्या स्थित था? हमारा भिराना स्थित था, ठीक है। भिराना कहाँ पे है? वो फतेहाबाद में। और इसको डिस्कवर कब किया था? 2003-4 में इसको डिस्कवर किया गया था। अब भिराना हो गया हमारा 2003 और 4 में। फतेहाबाद में सरस्वती नदी के तट पर, कौन से तट पर? बाएं तट पर। बाएं से बी से बनता है ना बाएं, ठीक है, और डी से बनता है दाएं। तो ऐसे करके देख लेना, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, फिर ये ट्रिक एक दिन निकाली गई अच्छे से, फिर मेरे को याद रहने लग गया, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारा भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ पे है? वो हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भगवानपुरा। ओवरलैप बिटवीन लेट हड़प्पन पीरियड एंड प्रिंटेड ग्रेवेयर कल्चर ऑफ वैदिक एज, ठीक है। जो वैदिक एज होती है ना और जो प्री हड़प्पन कल्चर होता है उनको ओवरलैप करता है, मतलब दोनों का मिश्रण इस जगह पर भगवानपुरा में पाया जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? वो है हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित, ठीक है। 2 जंक्शन पाए जाते हैं, जंक्शन ऑफ 2 ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो ग्रेट सिविलाइजेशन है, जो 2 महान सभ्यताएं हैं, उनका मिश्रण पाया जाता है, उनका एक संग्रह बोला जाता है इस जगह को। इस जगह को भगवानपुरा को। भगवानपुरा कहाँ स्थित है? वो हमारे कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब फरमाना खास की बारी आती है। दीक्षा खेड़ा, इसको हम बोलते हैं दीक्षा खेड़ा भी बोलते हैं। कहाँ पर स्थित है? ये हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। राखी गढ़ी के बाद ये दूसरी ऐसी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है, जो लार्जेस्ट ब्यूरियल साइट भी बोला जाता है इसको सिविलाइजेशन की। इंडिया में 65 ऐसे बुरियल्स पाए जाते हैं। बुरियल्स वो होते हैं जहाँ पे लोगों को दबा दिया जाता है ज़मीन में मरने के बाद, ठीक है। तो 65 ऐसे बुरियल्स खोजे गए, जिनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो हमारे फरमाना खास में है। जो फरमाना खास कहाँ पड़ता है? वो हमारा रोहतक साइड में, मतलब रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद आती है दूसरी साइड, हाँ, एक ये सील भी पाई जाती है वहाँ पे, ठीक है, ये भी याद कर लेना। थक गई मैं।
अल्बस्टर सील्स भी पाई जाती हैं वहाँ पे, ये भी दूसरी एविडेंसेस है जो कहाँ पे पाई जाती है, फरमाना खास में पाई जाती है। और जो दूसरी एविडेंसेस है वो है हमारा कुनाड़ विलेज है जो फतेहाबाद में है, बालू विलेज कैथल में है, गिरावार विलेज है वो हमारा रोहतक में है, ठीक है। तो ये भी हमारी अदर एविडेंसेस वो हमें इन साइट से मिलती हैं। अब बारी आती है हमारी हिस्टोरिक पीरियड की। ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है जो जानने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस पीरियड में सबसे पहले हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करेंगे। कब से कब तक की? 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी पूर्व की बात करेंगे, मतलब 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन हुआ था इसमें, जो आर्यंस थे उनका, आर्यंस का जिक्र इसी वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में हमने किया है। किसका जिक्र किया है? आर्यंस का। और आर्यन कौन कौन थे? इनमें एक मानु था, ठीक है, एक था वैवास, ठीक है। मानु और वैवास ये दो आर्यंस थे, इनका मेनली हम जिक्र करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मानु। मानु के जो 4 बेटे थे, ठीक है, उसमें ये सब नाम है, आप देख लेना, मैं बोल नहीं पाऊंगी, ठीक है। इक्ष्वाकु हो गया, प्रशु हो गया, सुदामा हो गया, सुदामन हो गया, शरयाती हो गया। अब जो सुदामन है उसको, मतलब इन क्या किया मानु ने ना, इनके बीच में ना जो लैंड है वो डिवाइड कर दी गई थी कि उनको अलग अलग ज़मीन का जो लेखा जोखा है वो सौंप दिया गया था। जो सुदामन है उसको क्या गया था, उसको सरस्वती रीजन है उसका ऊपर वाला हिस्सा संभालने के लिए दे दिया गया था, और उस ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं अम्बाला और कुरुक्षेत्र। और जो ये शरियात था, शरियात को क्या दिया था, तो राजस्थान का बॉर्डर है, ये उसको संभालने के लिए दे दिया था। जो वैदिक सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? रिवर सरस्वती के किनारे पाया जाता है, मॉडर्न डे हरियाणा और पंजाब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है पुरु क्लान की बात होती है। सन ऑफ किंग ययाति। ययाति जो किंग था ना उसके सन थे, कौन थे? पुरु। कौन थे? पुरु किसके सन थे? किंग ययाति के, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी? कैपिटल थी इनकी हस्तिनापुर, ठीक है। जो दुष्यंत पुरु किंग था, इसके डिसेंडेंट कौन थे, मतलब जो इसके कहते हैं ना वंशज कौन थे? वो भरत थे। भरत से के क्या पड़ा है? हमारा भारत नाम पड़ा है। किसके वो थे? वंशज थे, वो थे दुष्यंत पुरु किंग। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये पुरु किंग कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। दुष्यंत पुरु किंग थे, उनके डिसेंडेंट थे वो भरत थे, और भरत से ही पड़ा है हमारा भारत नाम, ठीक है। पुरु क्लान जो पुरु थे वो कौन थे? वो किंग ययाति के क्या थे? बेटे थे, ठीक है। अब बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको काट देना आप, ठीक है। अब बैटल ऑफ 10 किंग्स पूछ लिया जाए तो उसमें क्या है, जो सुदास था ना वो एक पुरु था, ठीक है। उस पुरु के और 10 ट्राइबल जो किंग्स थे ना, ठीक है, उनके बीच क्या हुआ? लड़ाई। और लड़ाई कहाँ पे हुई? वो हमारी हुई परुसनी रिवर के किनारे पर क्या हुई? उसमें क्या हुआ? सुदास ने इन 10 राजाओं को क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, हरा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ? कुरु ब्रांच ऑफ पुरु, ठीक है। जो कुरु थे ना वो पुरु की एक ब्रांच थी, मतलब एक शाखा बोली जाती है ना, मतलब कुंडबा होता है हरियाणवी में जनरली हम बोलते हैं, तो उन्हीं के कुंडबे में आते हैं ये, ठीक है। कुरु वेंट टू इंडो ईरानियन रीजन सेटल्ड देयर, ठीक है। वो इंडो ईरानियन रीजन में चले गए थे। अब मैं इंडो ईरानियन रीजन, अब पूछेंगे कि इंडिया का और इंडो का कितना मतलब डिस्टेंस पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम प्राचीन इतिहास की बात करें, और प्राचीन इतिहास में क्या था कि जो पाकिस्तान था वो भी एक क्या था? इंडिया का एक पार्ट था पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान से नेक्स्ट बॉर्डर किसका लगता है? हमारा ईरान का लगता है। तो इंडो ईरानियन रीजन था, उसमें कौन थे? कुरु सेट हो गए वहां पे, ठीक है। और कुरु किसकी ब्रांच थी? पुरु की ब्रांच थी। और जो 10 किंगों की जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स जिसको हम बोलते हैं, वो सुदास और 10 जो ट्राइबल किंग थे उनके बीच हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जो ये पारुसनी रिवर है उसके किनारे पर हुई थी, जिसमें सुदास ने उन 10 राजाओं को हरा दिया था, ठीक है। और जो कुरु थे, कुरु पहले कहाँ पे रहते थे? प्राचीन उसमें कुरु पहले रहते थे इंडो ईरानियन रीजन में, ठीक है। जो पाकिस्तान और ईरान के बीच का जो रीजन था ना उसको बोलते हैं हम इंडो ईरानियन रीजन, ठीक है। पांचाल्स ऑफ गंगा वैली, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है पांचाल। अब जैसे याद होगा हमने महाभारत की बात की थी, उसमें बोलता है ना पांचाल साम्राज्य
ये वो। तो पांचाल ने क्या हुआ कि पांचाल ने हमला कर दिया हरियाणा पे। अब पांचाल कहाँ के थे? वो गंगा वैली के थे। पांचाल कहाँ से बिलोंग करते थे? वो करते थे गंगा वैली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया? हरियाणा पर आक्रमण बोल दिया। और पुरु किंग है जो संवर्ण था, जो पुरु किंग, उसको क्या किया? इन्होंने हरा दिया बहुत बुरी तरह से। लेकिन जो पुरु किंग था उसने फिर से कुरुओं की सहायता से क्या किया? कुरुओं की सहायता से क्या किया? जो पांचाल है उनको फिर से हरा दिया और हरियाणा पर अपना जो वो होता है ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वो फिर से उन्होंने हासिल कर ली। ठीक है, पुरु रीगेन हरियाणा विद द हेल्प ऑफ कुरुज। और उसके कारण जो कुरुज थे उनकी जो स्थिति थी ना वहाँ इंडो ईरान बॉर्डर पे, वो उनकी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ठीक है, ये बताया जाए स्ट्रॉन्ग पोजीशन एट इंडो ईरानियन रीजन्स। अब ये आती है हिंदी में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, ये वैदिक सभ्यता बोला जाता है। ये सरस्वती नदी के साथ में है। आधुनिक हरियाणा और जो पंजाब है जो नदी के किनारे पर था उसके साथ में लगता था। अब मनु आर्य शासक थे वो। ठीक है, वाईवास और मनु। ठीक है, ये दोनों क्या थे? आर्यन थे ये दोनों। ठीक है, उनमें जो मनु थे ना उसके 4 पुत्र थे और उसने अपने 2 पुत्रों के बीच क्या हुआ था? अपनी लैंड को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और जो उनका बेटा था, कौन सा था? सुदामन। सुदामन को क्या किया था? सुदामन को उन्होंने जो अंबाला और कुरुक्षेत्र का एरिया था, जो सरस्वती जो रिवर है उसके आसपास का जो ऊपर वाला एरिया है, वो कौन सा था? वो था हमारा अंबाला और कुरुक्षेत्र का। वो दिया उन्होंने सुदामन को। और राजस्थान की सीमा का एरिया किसने? सरियत को दे दिया था इन्होंने, राजस्थान की सीमा वाला एरिया। ठीक है, अब यह है पुरुवंश। पुरुवंश में यादा यतायति, ये याति के पुत्र थे ये। ठीक है, इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। ठीक है, और दुष्यंत पूर्ण राजा। ठीक है, ये थोड़ा नाम में क्या हुआ कि ट्रांसलेशन में थोड़ा हो जाता है गड़बड़ी, तो ये नाम एक बार आप इंग्लिश से दोबारा चेक कर लेना। दुष्यंत पुरु किंग हुआ। दुष्यंत पुरु किंग की बात की है ना यहाँ पे। जो दुष्यंत पुरु किंग है ना, उनके के वंशज कौन थे? वो भरत थे। और भरत से क्या पड़ा है नाम? भारत। भरत से क्या आया है नाम हमारा? भारत। और भरत कौन थे? दुष्यंत पूर्ण किंग थे ना, जो पुरु किंग थे, उनके क्या थे? वंशज थे वो। अब 10 राजाओं का युद्ध क्या हुआ था? ठीक है, पुरुलिया वहां पे मैंने कटवा दिया था, तो ये कुछ नहीं। 10 राजाओं की लड़ाई क्या थी? इसमें जो सुदास था ना, एक वो पुरु राजा था। पुरु राजा की इन 10 आदिवासी राजाओं के साथ लड़ाई हो गई। और आदिवासी राजाओं के साथ लड़ाई होने के बाद जो ये था ना हमारा सुदास ने इन 10 को हरा दिया। ठीक है, किस पे? पारसनी नदी के किनारे पर सुदास ने क्या किया? हराया। ठीक है, पुरु की कुरु शाखा। ठीक है, अब क्या हुआ? जो पुरु थे और जो कुरु थे ना, उनका संबंध था बहुत गहरा। कहते ना एक ही टहनी की वो थी, वो एक ही पेड़ की शाखाएं थी। ठीक है, वो माना जाता है पुरु की कुरु शाखा। ठीक है, कुरु भारत ईरानी क्षेत्र में चले गए जो कुरु थे। ठीक है, अब गंगा घाटी के पंचाल, उन्होंने क्या किया? हरियाणा पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने पुरु राजा को हरा दिया बुरी तरह से। फिर बाद में जो पुरु राजा ने अपने कुरु भाइयों की वजह मदद लेके क्या किया? उन्होंने पांचाल को फिर से हरा दिया और क्या किया? अपना जो आधिपत्य है उस पे, हरियाणा पे फिर से स्थापित किया। और जो कुरुओं की है इस आधिपत्य से क्या हुआ? उसको हराने के बाद जो कुरुओं की पोजीशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इंडो ईरानियन, जो भारत और ईरान का रीजन था उसके बीच में। ठीक है, एक कहानी टाइप है ये और कुछ नहीं है। अब जो मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। जो 10 लड़ाई हुई थी, 10 जो आदिवासी राजा थे और जो सुदास था पुरु राजा था, उनके बीच की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ? जो पुरु राजा था सुदास ने, उसने क्या किया? उन 10 राजाओं को हरा दिया। लेकिन फिर जो बाद में हुआ था पांचाल क्या हुआ? गंगा वैली के थे, उन्होंने फिर से भारत पर आक्रमण किया और जो पुरु राजा था उसको हरा दिया। लेकिन पुरु राजा ने कुरुओं की मदद से दोबारा अपना आधिपत्य हरियाणा पर स्थापित कर लिया। और उस जीत के कारण उनको जो कुरु थे उनको एक लाभ हुआ कि उनका जो इंडो ईरान रीजन था ना, जो भारतीय ईरान रीजन था, उससे उनका जो स्ट्रॉन्ग है, जो उनकी पोजिशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। मतलब वो शक्तिशाली कहलाने लग गए उस टाइम के बाद से। ठीक है, अब बारी आती है लेटर वैदिक पीरियड की बात। ठीक है, ये इस पीरियड के बीच की बात की गई है, मतलब 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब कुरु क्लान की बात करें। ठीक है,
कुरु क्लान है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? किंग कुरु के द्वारा। और इनकी कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी हमारे इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु डिफीटेड पांचाल, कुरुओं ने क्या किया, पांचाल को डिफीट किया और कैप्चर कर लिया इन्होंने सरस्वती रिवर रीजन। ठीक है, अब देखी जाए तो कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अब सरस्वती रीजन में रहते कौन थे, वो कौन रहते थे? पांचाल रहने लग गए थे बाद में। ये लेटर उसकी बात हो रही है पीरियड की, ये इसकी बात कर रहे थे हम। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे थे हम 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की बात, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व की बात। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, जो पांचाल थे उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। कहाँ पर जमा लिया था? सरस्वती रीजन पर। तो पहले वैसे वो किस रीजन से बिलोंग करते थे? वो करते थे गंगा वैली से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन कुरुओं ने क्या किया, पांचाल को हरा दिया और उन्होंने कैप्चर कर लिया सरस्वती रीजन और उसको नाम दिया उन्होंने कुरु जंगल, जिसको आज के नाम पे कुरुक्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। कुरुओं ने क्या किया, पांचाल को हराया और उन्होंने उनसे उनका रीजन ले लिया। कौन सा रीजन था? वो सरस्वती रीजन। और जो सरस्वती रीजन है उसका नाम इन्होंने रख दिया कुरु जंगल। कुरु जंगल को बाद में जाके कुरुक्षेत्र बुलाया गया। ठीक है, अब बारी आती है गांधार इन्वेडेड हरियाणा डिफीटेड बाय कुरु किंग शांतनु। ठीक है, अब जो गांधार थे, महाभारत देखी होगी, गांधार नरेश किसको बोला जाता है? शकुनी को बोला जाता है। अब जो गांधार थे ना, उनको किसने हराया? कुरुओं ने हराया। ठीक है, कुरु का कौन किंग था जिन्होंने गांधार को हराया? वो हराया शांतनु ने। ठीक है, और सब क्या हुआ, शांतनु को हराने के बाद ये जो गांधार है ये इनके अंडर आ गए। ठीक है, और सेम पीरियड में क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। इसी पीरियड के अंदर, किस पीरियड के? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के अंदर ही क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध भी हुआ था। अब गांधार के पीछे स्टोरी वही है, गांधारी से विवाह करवा दिया गया था उसका। युधिष्ठिर थे ना? नहीं, युधिष्ठिर नहीं थे, जो मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है उनका, गांधारी के जो पति जो भी थे, और वो कुरु थे, बस इतना पता है मुझे। कुरु और वो मैं भूल गई एक्चुअली उनका नाम। वो अंधे थे ना, धृतराष्ट्र। हाँ, मुझे ध्यान आया, धृतराष्ट्र। वो कहते हैं ना, दृष्टिहीन पिता का पुत्र, नेत्रहीन दुर्योधन। तो धृतराष्ट्र थे वो। धृतराष्ट्र क्या थे? वो थे हमारे कुरु थे। कुरु ने क्या किया, गंधारा थे ना जो, उनको हरा दिया। और जो इनकी गांधार की जो पुत्री थी ना गांधारी, उससे विवाह कर लिया। लेकिन शकुनी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। उसी दिन शकुनी ने ठान लिया था कि मैं जो कुरु वंश है उसका विनाश कर दूंगा। और फिर क्या हुआ, महाभारत भी उसी के दौरान लड़ी गई। और महाभारत में क्या हुआ कि कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ और पांडवों ने कौरवों को हरा दिया और विनाश कर दिया। पूरा सर्वनाश हो गया। किसकी वजह से? उस एक इंसान की वजह से। किसकी वजह से? शकुनी मामा की वजह से। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी हमारी। किसकी स्टोरी थी? लेटर वैदिक पीरियड की स्टोरी थी। अब बारी आती है जनपदास, महाजनपदास की, महाजनपदा पीरियड के। ठीक है, ट्राइबल स्टेट्स। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए महाजनपदास में? जो ट्राइबल स्टेट्स थी ना उनको रिप्लेस कर दिया गया टेरिटोरियल स्टेट्स के साथ। ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों की जगह जनजातीय राज्यों को ले लिया गया। ये उल्टा कर दिया यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, क्या हुआ, ट्रांसलेशन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जो जनजातीय राज्य थे ना उनको क्षेत्रीय राज्यों में क्या कर दिया था, वो कर दिया था, तबादला उनका कर दिया था, बदल दिया गया था उनके साथ। डेवलप्ड इन 6th सेंचुरी BCE, क्योंकि छठी सेंचुरी में क्या होता है, इनकी डेवलपमेंट हुई थी, मतलब कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये विकसित हो गए थे। ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े राज्य थे वो अस्तित्व में आए इस समय के दौरान, महाजनपदा पीरियड के दौरान। ठीक है, बुद्धा टेस्ट क्या हुआ, बुद्धा टेस्ट, बुद्ध की परीक्षा, अंगुत्रा निकाय। ठीक है, ये एक बुद्धा टेस्ट था। ठीक है, जो जिसमें मेंशन किया गया है 18 जनपदास को और 16 जनपदास को, 16 है यहाँ पे, और उनमें से 16 जनपदास में एक है, कौन है, कुरु जनपदास। ठीक है, क्या है, बुद्धा टेस्ट था जो अंगुत्रा निकाय। ठीक है, उसमें मेंशन है 16 महाजनपदा और उन 16 महाजनपदास में एक था हमारा कुरु। ठीक है, और कौन कौन सी जगह आती है, मेरठ, दिल्ली और थानेसर, पार्ट ऑफ कुरु महाजनपदा, ये इसके अंडर आते हैं। कुरु महाजनपदास के अंडर कौन आती है, मेरठ आता है हमारा, दिल्ली आता है और आता है हमारा थानेश्वर।
थानेश्वर इसके आते हैं कुरु महाजनपद। और उनकी कैपिटल कौन थी, वो हस्तिनापुर थी ड्यूरिंग महाभारता पीरियड के दौरान। ठीक है, अब एक बार और याद कर लो कि कुरु के अंडर कौन कौन सी टेरिटरी आती थी उस टाइम में। वो आती थी हमारी मेरठ आती थी, दिल्ली आती थी और थानेश्वर आती थी। ठीक है, कुरु महाजनपदा के अंदर। और उस टाइम उनकी कैपिटल क्या थी, वो थी उनकी हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर क्या है, दिल्ली। ठीक है, ये महाभारता पीरियड की बात बताई गई है यहाँ पे। अब बारी आती है मौर्यन पीरियड की। ठीक है, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये एस्टैब्लिश किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, हरियाणा है वो इसकी टेरिटरी थी। ठीक है, तोपरा पिलर इंस्क्रिप्शन जो पाई जाती है ना अंबाला की, वो एविडेंसेस देती है इसी चीज़ के बारे में कि जो मौर्य साम्राज्य है वो एक टाइम में भारत का भी हिस्सा हुआ करता था, मतलब हरियाणा का हिस्सा हुआ करता था। मतलब हरियाणा भी एक टेरिटरी थी किसकी, मौर्यन साम्राज्य की। अशोका कंस्ट्रक्टेड स्तूपा थानेसर। ठीक है, थानेसर में उन्होंने क्या किया था, एक स्तूपा है उसको कंस्ट्रक्ट किया था, रेलिक्स ऑफ महात्मा बुद्धा। वहाँ पे महात्मा बुद्धा के अवशेष भी इसी वजह से पाए गए हैं क्योंकि जो अशोका था उन्होंने वहाँ पे स्तूपा कंस्ट्रक्ट करवाया था। कहाँ पे, थानेसर में करवाया था। ठीक है, योद्धा पीरियड की बात आती है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। ठीक है, आफ्टर मौर्य के बाद आता है, ये बहुत फेमस पीरियड है, फाउंडेड बाय योद्धा ने इसको फाउंड किया था। इसका मेंशन हमें द्रोणा पर्व में भी मिलता है महाभारत के। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे मिलता है, जो ग्रामर ट्रीटीज थी ना पाणिनि जी की एक वो रचना मैंने आपको बताई थी ना, अष्टाध्यायी। ठीक है, उसमें भी इसका मेंशन किया गया जिसको हम बोलते हैं महाभाष्य फॉर्म ऑफ क्या है, अयोध्या जीवी के जो ग्रामर ट्रीटीज थी ना पाणिनि जी की, उनमें भी इन्होंने किसका जिक्र किया है, योद्धा पीरियड का जिक्र किया है। ठीक है, पुराने हैव डिस्क्राइब्ड योद्धास, जो पुराण थे ना हमारे, उन्होंने भी योद्धा को काफ़ी अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है। जो डिसेंडेंट थे कि ये वंशज थे, किसके वंशज थे, ये थे युसिनारा एंड निरगु के। ये निरगु और युसिनारा है उसके डिसेंडेंट माने जाते हैं योद्धास की। इनका वर्णन किस चीज़ में किया गया है, इनका वर्णन किया गया है पुराणों में। ठीक है, और उसके बाद रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ की जो रॉक इंस्क्रिप्शन है और जो कॉइन्स हैं, ठीक है, मोरंगाबाद से जो भिवानी से पाए जाते हैं, वो डिपिक्ट करते हैं योद्धा ने क्या बोला था, योद्धा की वजह से उस टाइम क्या बोला जाता था हरियाणा को, वो बोला जाता था बहुधुन्या इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में इसको बहुधुन्या बोला जाता था हरियाणा को। किसके टाइम में, योद्धा पीरियड के टाइम में। ठीक है जी, रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ और कॉइन्स फ्रॉम किससे, औरंगाबाद भिवानी से पाए गए हैं, जो ये डिपिक्ट करते हैं कि योद्धा उस टाइम हरियाणा को बहुधुन्या के नाम से जानते थे। हरियाणा बहुधुन्या का ड्यूरिंग योद्धा पीरियड। ठीक है, ये बताया गया है उन्होंने। कॉइन्स ऑफ योद्धा क्लान, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कैप्टन कोटलर। जो कैप्टन कोटलर हैं, उन्होंने जो योद्धा क्लान के जो कॉइन्स थे वो उन्होंने कहाँ से पाए थे, वो उन्होंने बेहद विलेज से पाए थे जो सहारनपुर में है। और चिनांगम फ्रॉम सोनीपत 1834 में उन्होंने क्या मिले थे, कॉइन्स मिले थे योद्धा क्लान के। कहाँ से मिले थे, वो हमें इन्होंने मिले थे, वो सहारनपुर से मिले थे। और कहाँ से मिले थे, सोनीपत से मिले थे 1834 में। सिमिलर कॉइन्स फ्रॉम हांसी, ठीक है, खरखोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, ये सब। और जो ऐसे ही सिमिलर कॉइन्स इनको कहाँ से मिले थे योद्धा क्लान के, वो इनको हांसी से मिले थे, खरखोदा, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम और करनाल से मिले थे। नॉन फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ऑफ विजयगढ़ किंग हिमसेल्फ सुप्रीम कमांडर। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन थी ना उस टाइम की, उनमें क्या था, उनमें ये बताया गया था कि जो विजयगढ़ किंग है ना, वो खुद में एक सुप्रीम कमांडर था उस टाइम का। ठीक है, जो विजयगढ़ किंगडम का जो किंग था विजयगढ़
ठीक है, वो क्या था, एक सुप्रीम कमांडर था उस टाइम का। नोन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ विजयगढ़ किंग हिमसेल्फ सुप्रीम कमांडर, ठीक है, जो विजयगढ़ की इंस्क्रिप्शंस थे उनके हमें पता लगता है कि जो वहाँ का किंग था, अब लगा लो योद्धेय, या फिर योद्धेय का किंग कौन था, वो था हमारा कार्तिकेय। कार्तिकेय खुद में क्या था, एक सुप्रीम कमांडर था उस समय का, ठीक है। देयर कोइन डिपिक्ट्स नेम ऑफ ब्राह्मण देवा, ठीक है, मीन्स ब्रह्मदेवा, यहाँ पे ब्रह्मदेवा आएगा, ठीक है, मीन्स कार्तिकेयन अडोरेबल गॉड ऑफ यदुया रीजन, ठीक है। मैं थक गई एक्चुअली, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, थोड़ा सा बचता कर लेते हैं, ठीक है। ये बार मैं दोबारा समझा देती हूँ कि वहाँ के जो कॉइन्स है वो डिफिक्ट करते हैं कि उन कॉइन्स पे लिखा हुआ था ब्राह्मण देवा, मीन्स जो कार्तिकेय है अडोरेबल गॉड ऑफ यद्धया रीजन, ये यद्धया रीजन का बहुत अडोरेबल गॉड है, ठीक है। अभी आती है हिंदी में, हिंदी में भी देख लो, उनके सिक्के में ब्रह्मदेव का नाम दर्शाया गया है जिसका अर्थ है यद्धया क्षेत्र के कार्तिकेय आराध्य देव, ठीक है। अब बारी आती है आगर काल की, ठीक है, आगर पीरियड की बात। कॉइन्स फाउंड इन बरवाला, अग्रोहा, हिसार, ठीक है, बरवाला, अग्रोहा और हिसार में इसके कॉइन्स मिलते हैं, जो कि क्या दर्शाते हैं, दर्शाते हैं कि हिसार है, अग्रोहा की एक सीट थी, रिपब्लिक सीट थी, और इसकी कैपिटल क्या थी, अग्रोहा थी हमारे, ठीक है। मेंशन इन अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में ये मेंशन किया गया है कि जो बौद्धयान है, सूत्रास महाभाषा रूल्ड बाय महाराजा अग्रसेन। अच्छा, जो अष्टाध्यायी है उसमें इन्होंने ये मेंशन किया गया है कि जो बौद्धयान सूत्रास है और जो महाभाष्य, बौद्धयान सूत्र और महाभाष्य है, उनमें उल्लेख किया गया है, इन तीन चीज़ों में उल्लेख किया गया, अष्टाध्यायी, बौद्ध सूत्र और महाभाष्य में उल्लेख किया गया कि महाराजा अग्रसेन है उस टाइम वो क्या करते थे, शासन करते थे। किस पीरियड से बिलोंग करते हैं वो, आगर पीरियड से बिलोंग करते हैं। मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। कुनिंदा एंड अर्जुनियानास पीरियड, ठीक है, कुनिंदा एंड अर्जुनियानास पीरियड। जो किंगडम है वो लोकेट करता है, ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, और यहाँ पे रिपब्लिकन जो सिस्टम था वो प्रख्यात है, जो सिमिलर खाता है, जो मेल खाता है बिल्कुल योद्धया और जो आगर रिपब्लिक स्टेट्स हैं उनसे। जो कुनिंदा अलोंग विद, यहाँ पे कोमा आएगा, ठीक है, जो रिपब्लिक स्टेट्स कुनिंदा अलोंग विद युद्धया एक्सपेल्ड द कुशाणास, ठीक है। यहाँ पे जो कुषाण थे ना, जो कुनिंदा ने युद्धयास के साथ मिलके क्या किया था, कुषाणा को क्या किया था, निष्कासित कर दिया गया था, मतलब एक्सपेल्ड द कुषाणा, ठीक है। आर्यंस रिपब्लिक लोकेटेड इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान, जो अर्जुनियानास थे ना, ठीक है, वो राजस्थान के कुछ एरियाज में भी लोकेट करते थे और महेंद्रगढ़ के कुछ एरियाज में भी लोकेट करते हैं, ठीक है। करेंसी ऑफ दैट पीरियड डिपिक्टेड DWI, द्वि, ये जो द्वि साइन है ना किसके लिए है, मर्जिंग ऑफ योद्धयास एंड अर्जुनियानास, ठीक है। जो वहाँ की करेंसीज है ना उन पे लिखा हुआ है द्वई, द्वई मतलब दो, ठीक है। और ये द्वई क्या दर्शाता है, ये द्वई दर्शाता है कि जो योद्धयास थे ना और जो अर्जुनास थे, जिन्होंने क्या किया था, कुशानास को क्या किया था, निष्कासित कर दिया गया था, वो बाद में क्या हुआ था, वो मर्ज हो गए थे एक दूसरे के अंदर, ठीक है। अब गुप्ता पीरियड की बात आती है। रिवील्ड फ्रॉम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद के पिलर थे ना उनकी इंस्क्रिप्शन से मिली है हमें, ठीक है, ये एविडेंसेस मिले। उन्होंने बताया कि गुप्ता रूरल, ठीक है, समुद्र गुप्ता, ठीक है, सबड्यूड युद्धया रिपब्लिकन स्टेट इनटू गुप्ता एम्पायर, के जो युद्धया की जो रिपब्लिकन स्टेट थी ना बाद में उन्होंने क्या किया था, गुप्ता एम्पायर के अंदर ही उन्होंने मर्ज कर दिया था। किसने मर्ज कर दिया था, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इसका जो बखान किया गया है, गुप्त शासक थे जो समुद्रगुप्त ने योद्धया रिपब्लिक राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया था, ठीक है। अब आती है बारी वर्धना डायनेस्टी, ठीक है, जो वर्धना डायनेस्टी, कमांडर नेम्ड पुष्यभूति,
यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। जो पुष्यभूति थे उस टाइम के जो कमांडर थे, उन्होंने क्या किया, थानेसर को क्या किया था, इंडिपेंडेंट स्टेट है वो घोषित कर दिया था। ये 6ठी जो शताब्दी है उसकी बात बता रही है, बात उसी 6ठी शताब्दी है उसके दौरान की बात बताई है, जिसको हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं, वधाना डायनेस्टी। ये है वर्धना डायनेस्टी आ रहेगा यहाँ पे, वर्धना डायनेस्टी इसको आज के टाइम में हम बोले जाते हैं, ठीक है। थानेसर जिसमें बोलते हैं स्थानेश्वर, कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी। जो थानेसर में जो स्थानेश्वर थी वो किस थी, वो वर्धना डायनेस्टी की क्या थी, कैपिटल सिटी थी, राजधानी थी। वेल नोन रूलर्स हैं वो इसके 6 रूलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। नरवर्धना, राज्यवर्धना फर्स्ट, आदित्यवर्धना, प्रभाकर वर्धना और राज्यवर्धना सेकंड, हर्षवर्धना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धना। हर्षवर्धना डिफीटेड हुना रूलर, और जो गोडा रूलर्स थे क्या थे, शशांक थे, जो उन्होंने हर्षवर्धना ने उनको डिफीट किया था, शिफ्टेड। और जो इनको डिफीट करने के बाद जो इनकी राजधानी थी उसको थानेसर में इन्होंने क्या कर लिया था, मिला लिया था, ठीक है। शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू, और इन्होंने अपनी थानेसर से क्या बना ली थी, कन्याकुब्जा, ठीक है। कन्याकुब्जा से अपनी थानेसर से इन्होंने राजधानी बनाई कन्याकुब्जा। किसने बनाई, वो बनाई हमारे हर्षवर्धन जी ने, ठीक है। हर्षवर्धन जो उस टाइम में वर्धना डायनेस्टी के जो किंग थे, उन्होंने क्या किया कि थानेसर को कन्याकुब्जा में तब्दील कर दिया गया, अपनी राजधानी को वहां पे शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना, ठीक है, यदु एंड कदू क्लान्स राइजन इन हरियाणा। मतलब जो हर्षवर्धना के बाद जो यादव क्लान और कादू क्लान है, ये यदु बेसिकली यादव क्लान हम बोलते हैं, हमें यादव क्लान है ये, और जो कदू क्लान है ये डेवलप हुई किसके बाद, हर्षवर्धना के बाद। कुरुक्षेत्र रूल्ड बाय कुरुज, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, कुरुक्षेत्र को रूल किया गया किसको, कौरवों के द्वारा, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय यदु रूलर, ठीक है। और जो साउथ ईस्टर्न पार्ट था वो किसके द्वारा, वेस्टर्न पार्ट था वो किसके द्वारा रूल किया गया था, और यदु रूलर्स के द्वारा रूल किया गया था। और जुएंग ज़ेंग है, ये एक चाइनीज ट्रेवलर है, उन्होंने अपने अकाउंट में जो वो लिखते हैं ना, ट्रैवल हिस्ट्री जो उनकी होती है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से पावर एंड ग्लोरी ऑफ थानेसर को मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये बारी आ गई हमारी हिंदी की, ठीक है। ये हिंदी में है आप, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन की बात नहीं है, मेन बात है समझाने की, समझ आना चाहिए। अब बारी आती है गुर्जरा प्रतिहारा पीरियड के, ठीक है। गुर्जरा प्रतिहारा ये लास्ट है हमारा, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो हरियाणा के थे, उनकी डेथ के बाद जो हरियाणा है वो गुर्जरा और प्रतिहारा के हाथ में चला गया था, ठीक है। अब ये नागभट्टा सेकंड स्ट्रॉन्ग रूलर इन हरियाणा, नागभट्टा सेकंड है वो हरियाणा के बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर रह चुके हैं। बारी आती है पेहोवा, पेहोवा हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है कि उस टाइम में, किसके टाइम में, गुर्जर और प्रतिहारा के टाइम में ये बिग ट्रेडिंग सेंटर था नॉर्थ इंडिया का। और वहाँ पे किस चीज़ का ट्रेड होता था, वहाँ पे हॉर्स ट्रेड होता था, मतलब घोड़ों का ट्रेड होता था। कहाँ पे होता था, हमारे पेहुआ में, ठीक है। और किसके द्वारा होता था, ये हमारा मिहिर भोजा, मिहिर भोजा एक किंग थे इस डायनेस्टी के, तो उनके द्वारा उनके जो रूल था उसके दौरान वहाँ पे बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था घोड़ों का। कहाँ पे होता था, हमारे पेहुआ में, ठीक है। चलिए फाइनली क्लास खत्म हो गई, मैं आज थक गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ये कह रहे हैं कि ट्राई तो करो, मेहनत तो करो, लेकिन परफेक्शन के लिए मत करो, अपनी प्रोग्रेस के लिए करो। अगर आप प्रोग्रेस करते हो तो परफेक्शन अपने आप आएगा। अब अगर परफेक्शन के पीछे भागेंगे हम तो कुछ नहीं हाथ आने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं हाथ आने वाला। तो प्रोग्रेस पे फोकस करो, परफेक्शन पे मत करो कभी भी, ठीक है। तो ये थॉट ऑफ द डे था हमारा, और इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर और भी वीडियोस देखनी है। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, वो होगा हमारी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ठीक है। उसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन।